आचार्य देवव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। हमने जब से गांव कनेक्शन शुरू किया, हम अक्सर किसानों की जो परेशानियां हैं उनकी बात करते हैं, या खेती जिस तरह से जूझ रही है अलग अलग कारकों से, उसकी बात करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि यहाँ गुजरात में और आप व्यक्तिगत तौर पर जवाबों की तलाश में, और जवाब की तलाश ही नहीं, आप जवाब ढूंढ के लाए हैं किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग के रूप में। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मिश्रा जी, कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल है, उसमें मैं 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य के रूप में काम करता रहा। तो वो गुरुकुल पूरा आवासीय है, जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों के लगभग 14 प्रांतों के छात्र रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं। जी। तो उन्हीं के साथ हमारा एक एग्रीकल्चर फार्म है, 200 एकड़ लगभग ज़मीन है हमारी। तो उन बच्चों को भोजन के रूप में जो खाद्यान्न दिया जाता था वो मैं फार्म से देता था, और लगभग 25 वर्ष तक मैं उसमें वही प्रक्रिया जैसे आम किसान करता है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इसका प्रयोग मैं करता रहा। तो एक दो बार एक घटना घटी कि जब खेतों में मजदूरों से हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कराते हैं, तो एक बार एक मजदूर की सूचना मुझे आई, जी वो छिड़काव करते करते बेहोश हो गया। उसको उठा के तत्काल अस्पताल ले गए, 2-3 दिन इलाज किया तो जीवन तो उसका बच गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जो कीटनाशक इतना जहरीला है कि वो छिड़काव करते करते छिड़काव करने वाले की जान ले सकता है जी। और मैं तो इस जहर को फसलों पे डलवा रहा हूँ, उस खाद्यान्न पे जो इन मासूम बच्चों को खिलाया जाएगा। तो उस घटना ने मेरे को उद्वेलित कर दिया कि ये गलत है, ये जहर वाला काम खेती और ये अन्न साग सब्जी जो मैं बच्चे को खिलाता हूँ तो इनका भविष्य क्या बनेगा। तो मैंने विचार किया ये खेती छोड़नी है, और मैं जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से मिला जो कृषि वैज्ञानिक थे, और उनसे मैंने पूछा भाई इसका अल्टरनेट क्या है कि मैं रासायनिक खेती छोड़ दूं। तो उन्होंने मेरे को बताया, जी इसका अल्टरनेट ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक कृषि है। तो मैंने 5 एकड़ लैंड में जैविक कृषि जैसे उन्होंने बताया वो किया। पिट बनवाए, उसमें गोबर डाला, कचरा डाला, उसमें जो अर्थवर्म केचुआ डालते हैं वो आयात किया हुआ है, भारतीय नहीं, वो मैंने उसमें डाला। वो महीने 2 महीने उलट पुलट करना पड़ता था, फिर उसे खाद बनती थी। तो वैसे मैंने खेती करनी शुरू की। पहले साल मेरे को कुछ हाथ नहीं लगा, वो इतने कीट उसमें लग गए और उनका कोई हल नहीं निकल पाया। और वो जो वर्मी कंपोस्ट था और गोबर की खाद थी, जब खेत में डालता था तो उसमें खरपतवार इतना पैदा हुआ कि उसकी लेबर बहुत पड़ती थी जी। और उत्पादन पहले साल लगभग कुछ मिले को मिला नहीं। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। फिर दूसरे साल वैसे ही मैंने किया तो 51% मेरे को हाथ लग गया, और तीसरे साल मेरे को 80% के लगभग लगा। लेकिन जो खर्चे थे वो कम नहीं हुए। तो मेरे मन में एक विचार फिर आया कि हमारे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ ज़मीन है, जिस किसान के पास कुल 2-2.5 एकड़ है वो इस खेती को करेगा और वो ऐसे कुछ नहीं मिल पाएगा तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो ये एक दिमाग में प्रश्न था मेरे। तो ये भी अनुभव किया कि ये ज़्यादा सफल काम नहीं है, जी। क्योंकि लागत भी कम नहीं हुई,
उत्पादन भी कम हो गया, तो कैसे चलेगा? तो मैं दोबारा सोचा कि ये चल नहीं पाएगा और नुकसान होगा, और ये रासायनिक जो है इसी की ओर बढ़ो, लेकिन कम डालो इसको, ऐसा सोच ही रहा था। इस बीच में मेरा एक परिचय हुआ सुभाष पालेकर नाम के एक व्यक्ति से, जो इस प्राकृतिक खेती का प्रचार वो करते थे। तो उनका मैंने एक शिविर लगवाया अपने यहाँ, कुछ किसान बुलाए, और उसमें मैं स्वयं 4-5 दिन बैठ करके उस पूरे सिस्टम को मैंने समझा, और मैंने दूसरे 5 एकड़ लेके पूरी विधि से जो बताया मैंने वो काम शुरू कर दिया। इतना आश्चर्यजनक लाभ हुआ कि पहले ही वर्ष मेरा उत्पादन कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं तो कम नहीं हुआ। और इसमें वो सब चीज़ें नहीं थी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। इसमें खरपतवार का झंझट कम हुआ, लेबर कम लगी, खर्चे कम हो गए, और मेरा उत्पादन ठीक हो गया। तो मैंने अगले साल फिर उसको वैसे ही बढ़ाया, 5 एकड़ और जोड़ दिए, 10 एकड़ में किया, तो उसमें भी मेरे को सफलता मिली। अब मैंने देखा ये फिट काम है, मैंने एकदम 100 एकड़ में उसको कराया, 100 एकड़ में, और उसमें मेरे को पूर्ण सफलता मिली। अब बीच में मैं एक चर्चा जो हमें सुन रहे उन किसान भाइयों के लिए भी एक जानकारी के रूप में जरूर रखना चाहूँगा। मैंने तीनों तरह की खेती की, रासायनिक करता रहा, फिर मैंने ऑर्गेनिक जैविक खेती की, अब मैं प्राकृतिक खेती में आ गया। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात की जी। और मैंने कहा भाई ये जो प्राकृतिक खेती मैंने की इसमें तो सफलता है, और आप जिसका प्रचार पूरे देश में भारत सरकार और सरकारें जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बजट भी देती हैं, करवाती भी हैं, पिछले 30-35 साल से आप लगे हैं, ये लोकप्रिय क्यों नहीं हुई? इसके मॉडल क्यों नहीं मिल रहे? इसका मतलब ये सिस्टम फेल है, और ये फेल है तो क्यों है, इसका कारण क्या है? तो उस समय एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट थे कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र में, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम जी। उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में वो किसानों के लिए बीच बीच में नई नई जो जानकारी होती वो देने का काम करते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक कृषि के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो क्या दी, वो सबके लिए समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, एक गेहूं, एक चावल, और तीसरा गन्ना चीनी के रूप में। और इन फसलों को पूरे उत्पादन के लिए 1 एकड़ के लिए 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। 1 एकड़ गेहूं में आप पूरा उत्पादन लेना चाहें या चावल में लेना चाहें तो उस 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, तब पूरा उत्पादन होगा। और जब हम उसको जैविक रूप से ऑर्गेनिक रूप से पूरा उत्पादन लेंगे तो उन्होंने बताया 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, हमें 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए जी। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी, तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा आएगा जी। अब 1 एकड़ किसान के पास जमीन है और 300 क्विंटल गोबर कितने पशुधन से मिलेगा? बिल्कुल, वो तो 15-20 पशु चाहिए। अब 1 एकड़ में वो 15-20 पशु पालेगा या परिवार पालेगा?
और नहीं ये डालेगा तो उत्पादन पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे संभव होगी? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा भूखंड है, पशुधन है नहीं, ये पूरा नहीं डालेंगे तो उत्पादन पूरा नहीं होगा। तो इसका उन्होंने फिर दूसरा समाधान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का था कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं दे सकते तो 150 क्विंटल केचुआ की जो खाद है वर्मी कंपोस्ट, उससे वो काम हो जाएगा, यानी कि आधा डालना पड़ेगा जी। लेकिन मैंने विचार किया कि 300 क्विंटल की बजाय 150 क्विंटल कौन सा कम है, ये भी बहुत पशु चाहिए, और इसको बनाने में केचुए को महीनों लगेंगे, कई महीनों में होगा, उसको उलटना पुलटना पड़ता है, छानना पड़ता है। तो ये एक महंगा रास्ता मेरे को लगा, और ये उन साइंटिस्ट की रिपोर्ट है जी। तो दूसरा मैंने अनुभव किया कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला केचुआ है, अर्थवर्म है, वो भारत का नहीं है, ये विदेश से आयात किया जाता है। ये गोबर खाता, मिट्टी नहीं खाता, और ये एक निश्चित टेम्परेचर से बढ़ जाए तो मर जाता, कम हो जाए तो मर जाता है। अच्छा, हाँ। और दूसरा, अब इस वर्मी कंपोस्ट को खेत में डालते हैं तो इसमें खरपतवार बहुत पैदा होती है, उसको निकालने के लिए लेबर पड़ती है, किसान का खर्चा कम नहीं होता, और उत्पादन 2-3 साल कम होता है। अब 3 साल उत्पादन कम होगा तो किसान अपना परिवार कैसे पालेंगे? बिल्कुल जी। तो ये सब चीजें मैंने उनसे जानकारी मिली, तो अनुभव किया। और तीसरा, इतना गोबर की खाद 300 क्विंटल आप एकड़ में डालेंगे तो उसमें जो गैसेज बनेंगी जी, वो वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पद्धति जो ये हमारी है नहीं, ये तो बाहर की पद्धति है, विदेश की पद्धति है, लेकिन और प्रयास करने के बाद भी हम इसे लोकप्रिय यूं नहीं बना सके कि ये लाभकारी सिद्ध नहीं हुई जी जी। लेकिन जो प्राकृतिक खेती की बात मैंने की, इसमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, और वो विशुद्ध एकदम वैज्ञानिक पद्धति मेरे को पाई। अब मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इस समय एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर बलजीत सारन। उन्होंने अपने साथी साइंटिस्ट की टीम के साथ, मैंने अपने खेत में रिसर्च शुरू कराई उनसे, और मैंने कहा कि आप इस प्राकृतिक कृषि में जो पद्धति मैं अपनाता हूं उसको साइंटिफिक ढंग से प्रूव करो आप जी। तो उन्होंने कहा मैं करता हूं। वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं जी। अब मिश्रा जी, प्राकृतिक खेती में 2 तरह के हम खाद तैयार करते हैं, इसको आप जामुन कह लें, खाद कह लें। एक का नाम है जीवामृत, एक का नाम है घन जीवामृत। और ये क्या तरीका है कि हम एक प्लास्टिक का 200 लीटर का खाली ड्रम ले लें जी, बाजार में कबाड़ी से 500-400 रुपये में मिल जाता है। जहाँ किसान पशु बांधता है वहाँ उसको छाई में रख दें, और उसको लगभग 180-85 लीटर पानी से भर दें। मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं। माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, ओनली देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में
300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए, अच्छा। जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, जी। देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। जी। इस गोबर गौमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, जी। और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है। अच्छा। अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। वो भी और मुफ्त में। हाँ, और इसमें साइंस क्या है, जी। वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात ये है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? जी। असंख्य होंगे। बिल्कुल। और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है। जी। जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते हैं। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में पानी के साथ इसको छोड़ दें, 1 ड्रम को 1 एकड़ में। जी। तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा। जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है। ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के। और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे। जी। और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं। जी। लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते। उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन, रसोई है सबके घर में। रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज हैं, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा। अपने आप तो नहीं बन सकता। जी। सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है, वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं। उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है। जी। तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो
यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है जी। अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो, और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा? नहीं जिएगा। सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जी। वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा, बिल्कुल, वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं। आप तो गांव में रहते हैं जी। मुझे अपार प्रसन्नता, और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है, और चलते हुए एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और चली गई, ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल। आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना। अच्छा। उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे। अच्छा। उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया, और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया, और घन जीवामृत डालते हैं, तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है, ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है। हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता और इससे आता। जिस छेद से जाता उससे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता है तो वर्मी वॉश शरीर से छोड़कर उस छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता जी। और धरती में जो खनिज हैं उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम करता अर्थवर्म। अब
जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि 1 एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है जी। वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ हैं खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है? जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं। बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है। बिल्कुल। तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा, मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है? स्टेरिलाइज, पवित्र वर्षा जल धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा? तो ये जो छिद्र बनाए हैं ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी जी। जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है? जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन देता है? पानी कौन देता है? लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ के लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हम एक खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है जी। एक है घन जीवामृत। वो क्या है? जब किसान के पास ज़्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की 1 क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीज़ें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली। उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पे रख दे। प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे। ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता। अच्छा। इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज़्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे।
तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये दो तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें हम नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक। गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आक, चिरायता, गिलोय ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएंगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद हो गई मेरे खेत में, और ये जो छिड़काव हैं ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है जीवामृत, घन जीवामृत, और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोझ दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं और वो एक अब आ गई, किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका। तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी और जितना धरती को ढक कर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है? खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इससे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ। उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर 1, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। एक काम। नंबर 2, इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा। 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? जब हम इसको ढक के रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है। तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती है। किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं। जून का महीना है, मई जून का महीना, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का,
भार जिसको बोलते हैं, गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं। तो पानी की 50%, 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। 2 लाभ हो गए। तीसरा लाभ इसका यह है कि जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो रात में काम करता है, दिन में नहीं करता। दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो उसे पक्षी उठा ले जाते हैं। जी। उसको अपनी मौत का खतरा है, वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा। प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है। यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचुआ जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा। डबल शिफ्ट, वो डबल शिफ्ट पे आ जाएगा, डबल शिफ्ट करेगा। और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं, जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे? उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है। वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे जी। इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम 5वां इसका लाभ क्या है? जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी जी। वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा। और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे 2 खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है जी, इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था। बटाई पे दे दिया, बटाई पे दिया था। ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास, और उन्होंने कहा जी हम आपका खेत नहीं लेंगे। अच्छा। छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे भाई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? कि जी होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था, कि तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता। अच्छा। मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया। मेरे परिचय में भी थे डॉक्टर साहब। किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया, और ये कह कर के छोड़ा इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा,
मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूँगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूँगा। जी। वहाँ से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है। उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। 1.5-2 महीने बाद रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा किसी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था। जी। तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा क्या करूं मैं? तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज़ पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी ज़मीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूँगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का ज़माना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? साइंटिस्ट मैं हूँ या आप हैं? जो मैं कहूँ वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा मैं यही करूँगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूँ, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, ज़मीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए। और वो चले गए। मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर ज़मीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़ और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया। फसल लहलाने लगी। अच्छा। इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो। मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूँ। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है? तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना। तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष। अच्छा। और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा। अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष। अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने 1 वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी हैं, आध्यात्मिक आदमी हैं, वो जिद्दी नहीं है। और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत कुछ क्रांतिकारी काम है। जी जी। तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और 1-2 जगह भेजे और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का 1 साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1 साल में 0.7, 0.8 हो गया। अच्छा। वो कहने लगा हमारी साइंस में तो ये हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं। और वो ठीक हैं, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है। उनका सिस्टम तो केचुओं को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव
ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं, वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे, वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी 1 महीना पहले ये अब की साल जो कटा है, उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए। अच्छा, उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहाँ पर भेजे। तो अब मेरी ज़मीन का, अब उसी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है, तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया है। अच्छा, 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूँ। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू होगी। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए। वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे। ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे। उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यूं मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे। तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से ऐसे, फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले 1 ग्राम मिट्टी में। हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार, इससे बड़ा क्या होगा। साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं। अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है। और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी बिल्कुल नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है। और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूँ, कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ। और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं। जी। प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा, तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 2 लाभ। तीसरा,
प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे, और रासायनिक से उनको बंजर जमीन दे के जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए, और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है। यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा, और इसका गोबर गौमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया DAP पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और ये 1.25 लाख करोड़ नहीं, फिर किसान इसे खरीदता है। ये 2 लाख करोड़ का मामला है, और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह बिल्कुल चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और 5वां इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था, कोई डायबिटीज को जानता था, कोई हार्ट अटैक को जानता था, कोई हाइपरटेंशन को जानता था। ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है। जमीन बेचता है आदमी बीमार होकर के वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी, पर बीमार दुखी। ये सारी से मुक्ति का रास्ता इससे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए। ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा। अंतिम 2 साल में मैंने वहाँ प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए। अच्छा। और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया। उसमें एक IAS अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे, और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ। मेरे आने के बाद 1 लाख किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1.5 लाख किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को, पिछली जो अप्रैल गई है, इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा, भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं, जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। अच्छा। कि इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है, और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा। यानी कि 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई, वो भी आय बढ़ी। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया। तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गए कि नहीं? बिल्कुल। तो इस खेती में, प्राकृतिक में, लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं। उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई। बिल्कुल। अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूं,
33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है, और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आया, मेरा 1,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च आया। उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता। आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है। बिल्कुल। और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा, यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको। 1 हेक्टेयर के लिए 1,000 रुपया प्रति एकड़, वो 10,000 रुपया प्रति एकड़। हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए जी, उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है। इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है, और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं, और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध। तो हम उनसे आग्रह करते हैं, आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया, जैविक को, वहाँ बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई। बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ। उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए। प्राकृतिक करें। हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, IAS अधिकारी, वो आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल 7 साल से इस खेती को करवाते हैं। 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक, इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता? बिल्कुल। यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता? 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं वो क्यों जुड़ते? जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे, उससे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है। हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम
बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं और ज़मीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया। तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं जी जी, उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है? इसमें मिश्रा जी छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है जी। कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा। यदि वो गाय रखता है 2-2.5 एकड़ का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे। और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी जी। और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है। बिल्कुल। तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटा किसान मल्टी क्रॉप करेगा। 1 एकड़ में जब 4-4, 5-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये जीवामृत, घन जीवामृत जितना डालेगा इसका नुकसान ही कुछ नहीं है, इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत हैं इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा हमें। अच्छा। 1 बार। वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले ही पशुओं को खिलाने पड़े। इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कम आएगा तो काटना पड़ा। इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया जी। बीमारी भी नहीं आती क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया DAP से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा। तो वही स्थिति भूमि के साथ है। बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक इतने सारे हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी न किसी को जानता है जो इससे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो। और ये पिछले 8-10 सालों, 10-15 साल की ही इसी की देन है। तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के एक सेंस उसका। मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया DAP और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहाँ भटिंडा एक जिला है, जी, वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है। उसका नाम ही कैंसर ट्रेन एक्सप्रेस। जी। हाँ। यानी कि पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खान पान हमारा और स्लो पॉइजन, पेस्टिसाइड, यूरिया DAP जहर शरीर में जा रहा है, उसके दुष्परिणाम। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं जी। और उपभोक्ता को हाँ बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए और एक FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता, बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे
तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके। इस पे भी बराबर काम चल रहा है। वाह, बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा, और उम्मीद भी दिखती है आगे की, और किस तरह से जो यहाँ हो रहा है गुजरात में और प्राकृतिक खेती के माध्यम से, वो किस तरह से एक मिसाल है बाकी देश के किसानों के लिए। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, और अगर इस तरह की जो सॉल्यूशंस हैं उत्तर भारत में और आए तो मुझे लगता है कि चमत्कार हो सकता है। तो बहुत धन्यवाद। और वहाँ भी प्रयास चल रहे हैं। मेरे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4-5 बार उन्होंने मेरे कार्यक्रम करवाए हैं जी। और अभी भी मैं 23 दिसंबर को बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस इलाके के किसानों के लिए बोला कि भाई ये कार्यक्रम की जानकारी वहाँ भी दी जाए। मैं वहाँ भी जा रहा हूँ और ये बढ़ेगा। मैं गोरखपुर, कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और ये बागपत, इस इलाके में मेरे कार्यक्रम हुए हैं और इसमें किसानों में रुचि बढ़ती जा रही। वहाँ भी मॉडल लोगों ने खड़े करने शुरू कर दिए। बिल्कुल, जब आप जो एक ऊंचे पद पर हैं लेकिन असल में आप हृदय से अभी भी किसान हैं, और आप उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से उनको बताते हैं, तो फिर वो किसी भी किताबी ज्ञान से बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तो बहुत धन्यवाद आपका गांव कनेक्शन में जुड़ने के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस संदेश को अलग अलग तरीकों से लाखों किसानों तक पहुंचाएं, उनकी ज़िंदगियां बदल पाएं। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने समय निकाला, इतनी दूर से आए, और किसान की भलाई के लिए आपके मन में जो सम्मान का भाव है वो बराबर बना रहे और हम मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये पूरे राष्ट्र, समाज, जनमानस का इससे कल्याण हो। बहुत धन्यवाद।